गुड मॉर्निंग सभी लोग। आज हम लोग निबंध लेखन के ऊपर क्लास करेंगे, निबंध लिखना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सार लेखन के ऊपर देखा और सारांश और सार लिखना, व्याख्या लिखना, ये सब चीजें आपने सीखी थी। आज आप लोग निबंध लिखना सीखें। मूलभूत तत्व हम बताएंगे जो मेन हैं, बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस करके अपना करेंगे। तो समझिए निबंध लेखन क्या है, निबंध क्यों लिखते हैं। ये ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ लेखन कार्य है वो निबंध लेखन कार्य है। जिसको निबंध लिखना आ गया उसको हिंदी लेखन में कुछ भी आ गया, किसी भी भाषा में, सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश में भी। जिसने ऐसे लिखना सीख लिया वो अपने आप में पूरी भाषा सीख गया। इसी तरह हिंदी में भी जिसको निबंध लिखना आ गया उसको पूरी भाषा, जिसको भाषा पर पकड़ होगी उस पर निबंध वही लिख सकता है। इसीलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो आपको व्यक्तित्व को देखते हैं, चेक करते हैं, जो अफसर बनने के लिए IAS, PCS, RO, ARO, इनमें सब में क्या पूछा जाता है, निबंध जरूर पूछा जाता है। क्लर्क के लिए जरूरी नहीं, क्लर्क में वो लोग आपके इतना व्यक्तित्व से नहीं वो चीजें को देखते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का यदि आपको देखना है तो उसमें निबंध ही आपकी सहायता कर सकता है। आज हम लोग निबंध लिखना सीखेंगे। निबंध कैसे लिखें, देखिए निबंध लिखने से पहले मैं सीधे सीधे बता देना चाहता हूं, आपको एक चीज जरूर लिखनी आना चाहिए, भाषा। यदि आप अच्छी भाषा ही नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कभी अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो आपको भाषा तो लिखना सीखना है। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी ऐसे लिखना सीख रहे हैं आपको वो भाषा अच्छी आती है। यदि भाषा अच्छी नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, अच्छा कैसे लिखें इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा लिखने के लिए छोटे छोटे पैराग्राफ की। फिलहाल आज आप निबंध लिखना सीखें। निबंध लिखने में कोई इतना ज्यादा बहुत बड़ा तीम झाम नहीं है, कोई बहुत जितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं की जाती है उतनी बड़ी चर्चाएं नहीं है। यदि आप अच्छा लिखना पहले से जानते हैं, आपको भाषा का ज्ञान है, आप वर्तनी शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध वाक्यों को बना पाते हैं, तो बस इतना पर्याप्त है। आप वर्तनी शुद्ध लिखिए, शुद्ध वाक्य बना लीजिए और वाक्यों में एक दूसरे में तारतम्यता हो, बस। तो अच्छे निबंध, अब हमसे ये पूछा जाना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हम निबंध क्यों लिखें, लिखना क्यों सीखें, और ये कंपटीशन वाले पूछते क्यों हैं। तो निबंध कभी भी पूछा जाता है हमारे 3 चीजों को चेक करने के लिए। निबंध कोई भी निबंध है तो हमारी 3 चीजों को वो चेक करता है। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं। पहला चीज हमारे विचार, सबसे ऊपर हमारे विचार होते हैं। जब हम कभी कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें विचार सबसे ऊपर आते हैं। विचार ये कैसे पल्लवित होते हैं, विचारों का पल्लवन कैसे होता है, विचार कैसे फैलते हैं, कैसे हम ज्यादा सोच सकते हैं। तो विचारों का पल्लवन हमेशा ज्ञान से होता है। विचार कहीं ना कहीं ज्ञान को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए पहला चीज क्या हो गया, विचार अथवा ज्ञान। मतलब आपने उस विषय पर क्या पढ़ रखा है, कितना पढ़ रखा है, कितना डीप में पढ़ रखा है, आप उस विषय को कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। तो ये चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, विचार अथवा ज्ञान बोलते हैं। विचार अथवा ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आपकी इसकी परख होती है किसी भी एग्जाम में, आपको कितना ज्ञान है और कितना विचारशील आप है उस विषय पर जिस पे आपने ज्ञान अर्जित किया है। दूसरी चीज जो आपकी चेक किए जाते हैं वो चेक की जाती है आपका भाव। आपके भाव किस प्रकार के हैं। आप बहुत विचारशील हैं, आप ज्ञानशील हैं, आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है। जरूरी नहीं कि ज्ञान अर्जित करने के बाद आप अच्छे इंसान बन जाए। जरूरी नहीं है कि आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है तो आप उसको जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करें। भाव है आपके उस ज्ञान के द्वारा जो आपका व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ है, वो आपके भाव हैं। आप किस प्रकार के भाव को रखते हैं किसी चीज को देख करके। यदि आप कोई सामाजिक कुरीति के ऊपर निबंध लिख रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लिख रहे हैं, दलित के ऊपर लिख रहे हैं, शोषित के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपको उनसे कितनी हमदर्दी है,
आप उनको कितना वो रखते हैं। इसीलिए निबंध में एक हमेशा आपके विचारों के लिए कहीं ना कहीं जगह अवश्य होती है। आप चाहे उसको अंत में लिखें या बीच में लिखें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके विचारों के लिए एक पन्ना निबंध का तो होता ही है। आपका एक पन्ना मतलब आप एक पन्ना भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं जगह है आपके विचारों, और वो है भाव। तीसरा जो विषय आता है निबंध लेखन के लिए जो अति आवश्यक है, वो है आपका अनुभव। आपने जीवन में किस तरह का अनुभव किया है, ये आपने अनुभव जीवन में कैसा अनुभव किया है। आपका अनुभव इंद्रिय जनित कैसा है, आप आंखों से देखते हैं चीजों को कि नहीं, आप कानों से सुनते हैं चीजों को कि नहीं, आप संज्ञानात्मक हैं कि नहीं। संज्ञानात्मक कॉग्निटिवनेस मीन्स क्या होता है कॉग्निटिवनेस, क्या होता है संज्ञानात्मकता। संज्ञानात्मकता होती है कि किसी भी चीज को, जरूरी नहीं जिंदगी में किसी को टीचर ही नहीं पढ़ाता रहता है, बस कुछ दिनों की बात है आपका और आपके टीचर का साथ है, उसके बाद ना आप होंगे ना आपके टीचर होंगे, आप स्वयं में टीचर होंगे। आपको स्वयं सब चीजें सीखनी है। कहां से सीखनी है, समाज से सीखनी है, लोगों से सीखनी है, पुस्तकों से सीखनी है, स्वयं देख करके सीखनी है। ये स्वयं देखने की सीखने की प्रक्रिया, स्वयं देख करके स्वयं अनुभव करके सीखने की प्रक्रिया ही संज्ञानात्मकता कहलाती है, कॉग्निटिवनेस कहलाती है। जिसके पास जितनी अधिक संज्ञानात्मकता होती है, जिसके पास जितना अधिक कॉग्निटिवनेस है, वो उतना ही इंटेलिजेंस माना जा सकता है। इंटेलिजेंस के विभिन्न घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक ये है। यदि आप चीजों को कैसे देख करके कैसे सीखते हो, क्या सीखते हैं। एक ही घटना को देख करके हो सकता है कि 3 अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सीखें, बहुत सारे अलग अलग लोग बहुत अलग अलग चीजें सीखें। आपकी सकारात्मकता कितनी है, आपकी उसमें ऊर्जा का प्रवाह कितना है जो आप सीख रहे हैं, आपको उसमें आगे बढ़ने की आशा कितनी है, आप उसमें मानव जीवन के लिए क्या देखते हैं, आप इस पृथ्वी को अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या देख पा रहे हैं। तो ये जो अनुभव है, इसी की जांच की जाती है कि आपके जीवन का अनुभव कितना नकारात्मक है अथवा कितना सकारात्मक है, और आपने अनुभव किया भी है कि कुछ किया ही नहीं है। मात्र इन्हीं 3 चीजों को चेक करने के लिए निबंध लिखा जाता है, और यही 3 इसके स्तंभ है। इन्हीं 3 स्तंभों पर पूरा का पूरा निबंध टिका होता है। एक अच्छे निबंध के अंदर आपकी भाषा के साथ में जो 3 चीजें आपके अंतर्गत होनी चाहिए, आपके अंतः में होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए, वो ये 3 चीजें हैं, विचार या ज्ञान, दूसरा भाव, और तीसरा अनुभव। अब लिखे कैसे निबंध, ये 3 चीजें हो गई, भाषा भी आपकी अच्छी हो गई। अब लिखे कैसे निबंध, बस कुछ नहीं करना है। निबंध लेखन बहुत सरल है, इन्हीं चीजों को आपको लिखना है, और 3 चीजें याद रखनी, 3 चीजों के साथ लिखना है। पहली चीज, निबंध को आपको इन्हीं 3 चीजों के साथ में लिखना है, लेकिन वो 3 चीजें क्या क्या उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। पहली चीज जो होनी चाहिए निबंध लेखन में, वो होनी चाहिए वस्तुपरकता। क्या होना चाहिए, आपसे पूछा गया है निबंध जिसके ऊपर आप उसी वस्तु के ऊपर निबंध लिखें। यदि आपसे यह पूछा गया है निबंध, आप कुछ अमूर्त निबंध जरूर होते हैं जिसमें आप बहुत सारे डायमेंशंस में अलग अलग आयामों में सोच सकते हैं, लेकिन आपको क्रमबद्धता करके वस्तु जो आपसे पूछा गया, जैसे पूछा जाए, एक बार यूपीएससी में निबंध पूछा गया था कि यदि बुढ़ापा सक्षम होता तो जवानी चीखती, ऐसे करके एक निबंध पूछा गया था। तो इस निबंध के आयाम बहुत से हो सकते हैं। हो सकता आप कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू करें, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से सोचना शुरू करे, कोई अन्य व्यक्ति अलग तरीके से सोचना शुरू करे, अलग अलग तरीकों से सोचना कोई व्यक्ति शुरू कर सकता है। बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, आयामों में भी आयाम निकल सकते हैं, लेकिन वो वस्तुपरकता से नहीं जाने चाहिए, वो बुढ़ापे से दूर नहीं जाने चाहिए, वो यौवन से दूर नहीं जाने चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करने वाली कड़ी है,
उससे दूर नहीं जानी चाहिए, वो है वस्तुपरकता। मतलब आप विषय से नहीं हट सकते हैं। यदि आपसे निबंध पूछा गया पुस्तक की आत्मकथा, तो आपको पुस्तक की ही आत्मकथा लिखनी है, लेखक की आत्मकथा उसमें बीच में नहीं उछलनी है। यदि आपसे पूछा जाए पुष्प की आत्मकथा, तो आपको पुष्प की ही आत्मकथा लिखनी है। यदि आपसे पूछा जाए वायुयान, तो वायुयान के बीच में वायु लिखिए, वायुयान का आविष्कार या वायुयान के ऊपर ही निबंध लिखिए, तो आपको उसमें बीच में रॉकेट नहीं डालना, रॉकेट के बारे में विज्ञान बताने लोग। हाँ, जो तारतम्यता है, जहां तक वो उसको वस्तु परखता है, मतलब उस वस्तु के साथ चल सकता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या है? वो जो है वस्तु परकता से दूर नहीं हटना चाहिए। बस उतना आप डाल सकते हो। पहला चीज आपको क्लियर हो गई कि आप टॉपिक हमेशा निबंध में ये ध्यान रखिए, जो दिया हुआ निबंध हो उसकी आप एक लाइन लिखिए। और आप लोग को कोई निबंध, यहाँ क्लास में बैठे किसी को याद हो कोई निबंध, बोलो कोई निबंध याद हो किसी को जो पूछा गया हो यूपीएससी या यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में तो जनरली मूर्ति निबंध ही पूछता है, बहुत सरल निबंध आते हैं, उसके टॉपिक में कोई भी इधर उधर भटकाव नहीं हो सकता, वो सीधा सीधा पूछता है यूपीपीसीएस। यूपीएससी जरूर अमूर्त निबंधों को पूछता है और लगातार अमूर्त निबंधों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, तो उसमें आपके अलग अलग आयाम निकलते हैं। लेकिन आपको किस आयाम में जाना वो भी मैं कभी आपको बताऊंगा, धीरे धीरे लेकर चलूंगा कि किस आयाम की तरफ आपको जाना है, हर आयाम की तरफ नहीं जाना। तो ऐसे निबंध उनकी वस्तुपरकता होनी। दूसरा वस्तुपरकता हो गई। दूसरा निबंध में हम क्या ध्यान रखते हैं? 3 चीजों को अपनी व्यक्त करने के लिए क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखते हैं। दूसरा जो है, हमने भी व्याख्या करने वाली भाषा शैली बताई थी ना कि व्याख्या करने वाली भाषा, वो व्याख्या ही निबंध है। व्याख्या का सर्वोच्च रूप ही निबंध कहलाती है। उससे बड़ी व्याख्या नहीं की जा सकती। उससे बड़ी व्याख्या तो उपन्यास ही लिखा जा सकता है बस के। तो उपन्यास एक कहानी का मिश्रित रूप है, कहानी और व्याख्या का। लेकिन निबंध जो विशुद्ध रूप से व्याख्या का यदि ये बोला जाए तो निबंध ही है व्याख्या का। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वस्तुपरकता होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? भाषा। कैसी भाषा? प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। आपको पूरा भाषा का प्रभाव हो, आप हर चीज के मास्टर हो, आप अलंकार का प्रयोग कर सकें, आप लोगों की उसका प्रयोग कर सकें, आप घटनाओं का, कथाओं का प्रयोग कर सकें, मतलब आप अच्छा निबंध लिख सकें। और तीसरी चीज कुछ ज्यादा नहीं है, तीसरी चीज है कि इसका क्रमबद्धता। आपको मैटर बहुत पता है, वस्तुपरकता आपके अंदर है, बहुत सारा मैटर आप जानते हो, और भाषा भी आपकी अच्छी है, लेकिन आपने इधर उधर लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया, उसमें वस्तुपरकता है ही नहीं। उसमें यह पता ही नहीं चल रहा कि पहला पैराग्राफ यदि आपने लिखा, मान लीजिए आपसे वायुयान के आविष्कार के बारे में पूछा जाए, तो आपने पहले प्रस्तावना लिखा। अभी अलग अलग अंग होते हैं निबंध के, वो बता देंगे। आपने कुछ लिखा उसके बारे में, और पहले आपने लिखा उसके आविष्कार के बारे में, फिर अचानक उसके आधुनिक संस्करणों के बारे में लिखा, फिर आप बताने लगे उसके इतिहास के बारे में। तो ये क्या हो गया? एक क्रमबद्धता नहीं है। तो निबंध में क्या होनी चाहिए? भाषा अच्छी हो, वस्तुपरकता हो, उसके साथ में क्रमबद्धता एवं कसावट, विचारों की क्रमबद्ध रूप से विचार बह रहे हो, जैसे नदी में पानी बहता है, नहर में पानी बहता है, बिल्कुल उसकी तरह से एक के बाद दूसरा कहां से खत्म किया जा सकता है और कहां से तोड़ा जा सकता है, ये ना पता चल पाए। जब एक लाइन लिखी जाए तो वो अगली लाइन के लिए भूमिका हो, और उससे अगली लाइन के लिए रिजल्ट हो, निष्कर्ष हो, इस तरीके से हो। कोई ये न निकाल पाए कि इस पैराग्राफ को कहां से हम तोड़ दें, वो है सही निबंध। तो तीसरा जो है वो है इसकी कसावट अथवा क्रमबद्धता। कहने का मतलब कसावट, फालतू की चीजें भी नहीं होनी चाहिए उसमें। भाषा को अलंकारिक पूर्ण बनाने या आप उसको सौंदर्यपूर्ण भाषा बनाने के चक्कर में उसको ये नहीं कि आप फालतू की इधर उधर की चीजें लिखने लगे या अपने सेंटेंस को अलग तरीके से करने लगे। आपको क्रमबद्धता और कसावट के साथ निबंध लिखना है। यही 3 मुख्य चीजें होती हैं
जो किसी निबंध को अच्छा बनाती हैं, और ये 3 चीजें होती हैं जो किसी निबंध में आपसे पूछी जाती हैं, और एक कॉपी जो आपकी चेक करेगा वो ये उम्मीद करेगा कि आप इन 3 चीजों का उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुट अवश्य रखें, वो निबंध खुद। अच्छे निबंध लेखन में बस इतनी सी बात हो गया। अच्छा निबंध लेखन, इतना आप ध्यान देंगे तो आपको निबंध में अच्छा लगेगा। अब कुछ चीजें और आती हैं निबंध की, जो कि पढ़ा हो उसको। अब है, देखिए, जब आपके विचार से, आपके भावों से, आपके अनुभव से किसी चीज का सृजन हो रहा है, किसी चीज का सृजन हो रहा है, जब तीनों चीजों से मिलकर के कोई चीज बन रही है, उसका सृजन हो रहा है, तो वो चीज क्या बन रही है? निबंध बन रही है। क्या बन रही है? निबंध। ये सृजनात्मकता है एक प्रकार की निबंध लेखन। ये आपको अंदर से, इसीलिए हर कंपटीशन के साथ आपको व्यक्तित्व को परखने के लिए निबंध से अच्छा और कोई दूसरा चीज नहीं है। अब निबंध के भाग बोलते हैं, निबंध में कैसे लिखना चाहिए, सब प्रस्तावना। बहुत लोग बोलते हैं निबंध में हेडिंग डाल के लिखना चाहिए। देखिए, हेडिंग डाल के निबंध लिखने की क्या ये बात है, जो हम जब छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं 8th तक, तो हम कोशिश करते हैं कि निबंध में हेडिंग पढ़ें। यहाँ तक कि हम इंटर तक भी ये चल जाएगा निबंध में वो। और बीएड वगैरह भी जब हम लोगों ने किया था तब वहाँ पर भी मैडम लोग बोल देती थी कि आप लोग हेडिंग डाल दिया। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और यहाँ जहाँ पर उच्च निबंध लिखने हो, आपकी जहाँ सृजनात्मकता चेक की जा रही हो पूरी तरीके से, अब आप हेडिंग नहीं डाल सकते। जब आप कॉम्पिटिशन के लिए लिखेंगे तो हेडिंग डाल करके निबंध को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे हैं। आप किसी विषय वस्तु का सृजन कर रहे हैं। आप अपने भावों से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से किसी एक नए लेख का सृजन करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कहीं ऐसा लगता है कि नहीं हेडिंग जरूरी है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हेडिंग डालनी ही है या हेडिंग नहीं डालनी। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव राइटिंग में इस तरह के हेडिंग डालने से निबंध में बचना चाहिए, हेडिंग नहीं डालनी चाहिए। फिर निबंध के क्या अंग होने चाहिए? निबंध के मुख्यतया बस 3 ही अंग होते हैं किसी भी निबंध के। पहला अंग होता है प्रस्तावना। उसका प्रस्तावना कैसा? निबंध का प्रस्तावना लिखना कुछ नहीं है। निबंध हमने आपको पिछले एपिसोड में सिखाया था सारांश लेखन। ये एक प्रकार का सारांश लेखन है, लेकिन सारांश लेखन कैसा सारांश लेखन है? ये निष्कर्ष नहीं है, ये है उसकी पूर्व सूचना देते हुए सारांश लेखन। उसके पूरा, उस जो निबंध को आप लिखने जा रहे हैं उसके पूर्व की जो चीजें हैं, क्योंकि आपको निबंध के अंदर में वस्तु परकता को छोड़ करके जाने की परमिशन नहीं है। आप बीच में इधर उधर नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक है, मान लो आपको लग रहा है कि ये चीज बतानी चाहिए या हमको इससे रिलेट करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में आप उसको प्रस्तावना में लिखेंगे, पूर्व चीजों से रिलेट करते हुए जो चीजें लिखनी है, या निबंध के बारे में आप क्या लिखना जा रहे हैं, वहां से आप प्रस्तावना अपनी बनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा मुख्य अंश। अब आता है इसके बाद मुख्य अंश। मुख्य अंश में आप पूरा निबंध लिखते हैं 300 शब्दों में, 600 शब्दों में, 1000 शब्दों में, जितने शब्दों में आपसे पूछा जाता है आप पूरा का पूरा निबंध उसमें लिखेंगे। और इसके बाद अंत में आता है उपसंहार। तो उपसंहार क्या है? यह है निष्कर्ष, रिजल्ट, कि आप अपने विचारों के द्वारा इसको उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो आपके पास अनुभव भी है, ज्ञान भी है, और आपके अपने भाव भी हैं, उसमें सब चीजें हैं।
आपको लास्ट में ये बताना है कि हमने जो चीज शुरू की थी और उसके बारे में इतना डिटेल से हमने आपको बताया, हर चीज बताई डिटेल से, तो उसके बाद करना क्या चाहिए, निष्कर्ष क्या निकलता है, हमें क्या क्या होना है, किसी विषय पर कौन सी पॉलिसी, ये पॉलिसी वाला निबंध है, मान लीजिए कोई जो राजनीति शास्त्र से संबंधित हो तो उसमें पॉलिसी वगैरह की चर्चा होगी निष्कर्ष में। यदि वैज्ञानिक निबंध है तो आगे की बात की चर्चा होगी कि इस टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे, आपने तो बता दिया होगा कि टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग हो गई, कैसे प्रयोग हमने कर ली, क्या कर लिया। अब आगे की उस टेक्नोलॉजी को आगे की चर्चा होगी, आगे की राह उठाई जाएगी, तो वो उसका उपसंहार बनेगा। मतलब निष्कर्ष ही यहाँ पर लिखा जाना चाहिए और आगे भविष्य की बात की चर्चा यहाँ पर। ये 3 चीजें होती हैं मुख्य अंश में, और सारा सब कुछ जितना भी विषय वस्तु होता है उसका कवर हो जाता है निबंध लेखन में। ये 3 प्रमुख पॉइंट है। आगे समझ में अब देखिए, अब यहां तक की किताबी ज्ञान हो गया, आपको बता दिया कि अनुलोम कैसे करना है, करना है इतना तेज से नहीं करना है कि डायफ्राम टूट जाए, तो इतना धीरे भी नहीं करना है कि फेफड़े को सांस ही न ले पाए, ठीक है। तो अब अनुभव, ये अनुभव से होगा, अनुभवजन्य। तो अनुभवजन्य कैसे होगा, अब देखिए प्रैक्टिकली आपको क्या करना है निबंध लिखते टाइम। प्रैक्टिकली आपको ये करना है कि कोई भी विषय आपको, ये आपने नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम इसकी रूपरेखा, कैसे एक रूपरेखा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि प्रस्तावना, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखें। देखिए इसके बाद जो मुख्य अंश है, मुख्य अंश जो है इसका, इसी की रूपरेखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य अंश, इसमें आप क्या करिए, आप 1-2 मिनट अपने को समय दीजिए। निबंध लिखने से पहले 1 मिनट का आप अपने को टाइम दीजिए। पर आज जो लिखते लिखते धीरे धीरे जो लोग मर्मज्ञ हो जाते हैं, उन लोग को कोई समय की जरूरत नहीं, उनके मस्तिष्क में ही उनकी रूपरेखा बन जाती है और लिखते चले जाते हैं, उनको कोई बनाने। लेकिन आप लोग नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक वहां पर बुकलेट मिलेगी जिसमें प्रश्न भी छपा होगा, उत्तर भी उसी के नीचे, आप काट कूट के दोबारा पेज फाड़ के दूसरे जगह नहीं फेंक सकते हो, या पेज चेंज करने की आपके पास आजादी नहीं है वहां। तो इसलिए बेहतर है कि आप रूपरेखा बना लें कहीं रफ पर, पीछे के पृष्ठों में या कहीं भी रफ पर बाएं दाएं तक दोनों तरफ मार्जिन दिया जाता है, आप वहां भी रूपरेखा अपनी बना सकते हैं निबंध। तो रूपरेखा में आप इसको डिसाइड करिए कि हम क्या लिखेंगे। जैसे आप रूपरेखा डिपेंड करेगी आपके कि आप किस प्रकार का निबंध लिख रहे हैं। तो निबंध प्रकार भी निबंध में 3 प्रकार होते हैं। एक होता है, हमने जो 3 चीजें बताई थी, आपसे 3 चीजें जानना चाहता है, उसमें से क्या चीज वो ज्यादा जानना चाहता है, उसी के आधार पर निबंध की रूपरेखा बोल दी गई है, ठीक है। यदि वो आपके अनुभवों के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, यदि आपके वो अनुभवों के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, तो वो वर्णनात्मक निबंध बोलेगा आपको। कौन सा निबंध बोलेगा? यदि वो आपके ज्ञान के बारे में ज्यादा जानना चाहता है कि नहीं, मतलब कितना ज्ञान है, तो जो ज्ञान जन्य निबंध है, जो ज्ञान के ऊपर डिपेंड है, इस प्रकार का कैसा होगा, जैसे वैज्ञानिक निबंध है। अब आपसे पूछा, वो टोटल आपके ऊपर, ज्ञान के ऊपर, आपकी ज्ञान की, या किसी पॉलिसी के ऊपर निबंध है, कोई ऐसी नई नीति आई, कृषि की नई नीतियां आई, आपसे बोल दिया कि कृषि की नीतियों की चर्चा करते हुए, या कृषि की नीतियां वापस हुई, तो उस पर बोल दे कि आप उसकी आलोचना कीजिए, आप उसके बारे में लिखिए कि उससे क्या हानियां हैं, लागू हो जाती तो क्या लाभ होते।
तो ये आपके ज्ञान जन्य निबंध की है। तो ये आपका ज्ञान प्रधान निबंध हो जाएगा। वर्णनात्मक निबंध, ज्ञानात्मक निबंध, और तीसरा होता है भाव प्रधान निबंध, भावात्मक निबंध। जैसे आपसे पूछ दिया गया पुस्तक की आत्मकथा, पुष्प की आत्मकथा, और ये भावात्मक निबंध जो ललित निबंध आते हैं, ललित निबंध एक होते हैं। पलाश के फूल के ऊपर निबंध लिखिए, आपने निबंध लिखना शुरू कर दिया। हे टेशु, तुम जंगल में उस दावानल की तरह से दैदीप्यमान हो रहे हो। मुझे तो ऐसा दूर से प्रतीत होता है कि जैसे कि स्वयं सूर्य भगवान अंशुमाली स्वयं जंगल के बीच से उदित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को डाल करके इस तरह से ललित निबंध लिखे जाते हैं। खैर हम ललित निबंध की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ललित निबंध भी भावनात्मक निबंधों में ही आ जाते हैं। तो ये भावनात्मक निबंध होते हैं। वर्णात्मक निबंध में साहित्यिक निबंध, जैसे साहित्य के ऊपर कहीं पूछा गया आपसे निबंध, तो साहित्य के ऊपर, साहित्य और समाज, तो ये वर्णात्मक निबंध है, आपको वर्णन से उसको लिखना है। तो ये 3 तरीके के निबंध हैं। इन तीनों तरीके के निबंध की जो रूपरेखा होगी वो अलग अलग प्रकार की। आप जब 5-6 निबंध लिखेंगे हर टाइप का, तो आपको स्वयं में आ जाएगा कि कैसे रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा में आप छोटे छोटे पॉइंट, जैसे हम ले लेते हैं भावनात्मक निबंध लेते हैं, तो पुष्प की आत्मकथा। पुष्प की आत्मकथा। अब इसके बनाने हैं तो आप एक छोटा सा ऐसा बना लीजिए। हम क्या क्या लिखेंगे? हम पहले लिखेंगे पुष्प के बारे में कि भाई एक पुष्प हूं, मैं एक पुष्प हूं। आत्मकथा तो मतलब मैं अपने बारे में, अब मैं करके लिखना पड़ेगा। पुष्प, आप स्वयं पुष्प बनिए, तो अब लिखिए इसके बारे में कि मैं पुष्प की आत्मकथा, क्या मैं एक पुष्प हूं, मेरा सुंदर उपवन में जन्म हुआ। फिर क्या लिखेंगे? पवन ने मुझे अपने झोंकों से झूला झुलाए, सूर्य की चंचल किरणों के साथ में खेला, बड़ा हुआ। मैंने अपने अन्य मित्रों के साथ गेंदा और गुलाब के साथ अटकेलियां भरते हुए मैंने अपनी जीवन की यात्रा का प्रारंभ किया। मतलब आप क्या लिख रहे हो? ये पहले आप उसके प्रारंभिक दिनों के बारे में लिख रहे हो। तो आपने एक ये क्या पॉइंट बना दिया कि मैं सबसे पहले प्रारंभिक दिनों के बारे में लिखूंगा। प्रारंभिक दिन के बारे में लिखने का मतलब है कि हम उसके साहित्यिक वर्णन करेंगे, उसकी अच्छाई के बारे में बताएंगे। फिर दूसरा पुष्प का, अब आप जब करेंगे प्रारंभिक दिनों का आपने वर्णन, फिर आप मेरा नाम, मैं पुष्प हूं, मेरा एक नाम सुमन भी है। मैं तो वो हूं जो इसको देख करके सबका मन सुंदर हो जाता है, इसीलिए मेरा नाम सुमन रख दिया गया है। मैंने न केवल किसी से जितना लिया है उससे कहीं ज्यादा दिया है। एक मनुष्य जब मेरे पास आता है तो उसको अपने दुखों को दूर करके मेरी खुशबू में ओतप्रोत हो जाता है। चिड़ियां जब मेरे पास आती हैं तो मेरे साथ चहचहाती हैं, मेरे में डूब जाती हैं। जब मेरे पास तितलियां आती हैं तो मैं उनको अपने परागकणों से, उनके अपने परागकण तक मैं न्यौछावर कर देती हूं। भौरे जब मेरे पास आते हैं, किसको क्या क्या दे रहा है, किसी को सुहास दे रहा अपनी, किसी को महक दे रहा, किसी को ये दे। आप लिखिए इसके बारे में पूरा, क्या उसने दिया, उसका योगदान इस पृथ्वी पर क्या है, एक पुष्प का जीवन में योगदान क्या है। यहां तक कि आप उसका योगदान के बारे में लिखेंगे रूपरेखा, इसका किस प्रकार का योगदान है। और योगदान में आप यहां तक लिख देंगे कि वो मरते मरते भी आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो अपनी जान तक दे देता है, और आपकी इच्छा पूर्ति हो इसलिए वो भगवान के श्री चरणों में भी चढ़ जाता है। वो एक, आप किसी का सम्मान करना चाहते एक मृत्यु व्यक्ति का, वो उसके कफन पे भी जाकर के गिर जाता हूं। यही तो लिखेगा, यही तो पुष्प कहेगा कि मैं देखो ये सब कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि मैं लोगों को दे रहा हूं, मेरा योगदान है ये। अंत में क्या आप लिखेंगे? अंत में क्या लिख सकते हैं? आप उसकी पीड़ा लिख सकते हैं कि मैंने तो सबको दिया, मैं तो जीवन भर देता ही रहा, लेकिन मेरे साथ लोगों ने कैसा व्यवहार किया, मुझे क्या दिया, क्या मुझे भी उतना प्यार मिला लोगों से? मेरा बचपन तो बहुत अच्छा भी था प्राप्ति, लेकिन जब मैं मनुष्य के उसमें आ गया
तो मुझे मनुष्यों ने किस प्रकार से मेरे को उखाड़ लिया, किस प्रकार से तोड़ लिया, किस प्रकार से मुझे चढ़ाया और चढ़ाने के बाद में मुझे किस तरह कचरे के ढेर में फेंक दिया। मैं व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, मेरा जीवन मैंने जिनके लिए वो कर दिया, उसने मेरी कोई इज्जत नहीं की। इस तरीके से आप लास्ट में इसको लिख सकते हो, उसकी पीड़ा लिख सकते हैं और तब उसके बाद आप उसका जो निष्कर्ष है लास्ट में उसका उपसंहार लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट, अब ये इस तरह का निबंध है कि इसमें 3-4 पॉइंट से ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। तो जितने पॉइंट होंगे आपके पास वही आपके निबंध की पैराग्राफ बनेगी। कोई ऐसा नियम नहीं है कि निबंध को 11 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। एक दिन हम देख रहे थे, कोई निबंध पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला 11 पैराग्राफ का आदर्श निबंध होता है। अरे 11 पैराग्राफ कोई वो लिख रहे हो क्या? ये कला है, ये कला है। ऐसा नहीं है कि खड़ी मीनार ही सिर्फ सुंदर लगेगी। जब ताजमहल वाले ने झुकी मीनार बनाई तो और सुंदर लगने लगी। ये कला है, आप कैसे अपने अनुभवों से, कैसे अपने विचार से, कैसे अपनी कल्पनाशीलता से उसको अच्छा लगवा सकते हैं। आप कितने पॉइंट बना सकते हैं। तो आपने ये पॉइंट बनाया, आप वैज्ञानिक निबंध लिखेंगे, उसके आपके अलग पॉइंट होंगे, उसमें अलग आपके वो आएंगे पैराग्राफ। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि निबंध बहुत कम पैराग्राफ में होने चाहिए। मान लीजिए आप निबंध का कोई 2 पेज में 200 शब्दों में तो आपको निबंध लिखने का आएगा नहीं। निबंध मतलब 300 पेज से ज्यादा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि निबंध लेखन मतलब 300 पेज से इतना ज्यादा बड़ा। तो ऐसे में आपको कम से कम 4 से लेकर के 4, 5, 6, 8, 10, 11, मान लीजिए 1000 पेज का लिख रहे तो 15 पैराग्राफ आप बना सकते हैं। आपके पास दिमाग में पॉइंट हो, वो पॉइंट हो, और वो पॉइंट कैसे काम करेगा। अब देखिए, आपने संक्षिप्त लेखन किया था, सारांश लिखा था, वो पॉइंट शीर्षक के कार्य करेंगे उन पैराग्राफों को लिखने के लिए। अब आपके पास एक एक पैराग्राफ का एक एक शीर्षक है, आप उसके ऊपर लिख डालिए उन शीर्षक के ऊपर, बस हो गया निबंध लेखन। यदि आपने सारांश अच्छे से लिखना सीखा, व्याख्या से अच्छे से लिखना सीखा, तो आपको निबंध लेखन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यही तो किया गया है। आप व्याख्या लिख रहे हैं, एक आपको शीर्षक दिया गया है, एक लाइन आपने लिखी रूपरेखा में, आप उसको लंबा लंबा करके लिखते चले जाइए, धड़ाधड़। आप कभी भटकाव नहीं होगा, आप इधर उधर नहीं जाएंगे विषय से। यदि आप बिंदु फिर बाद में जब आप लिखते लिखते जब आप 30-40 निबंध लिख चुकेंगे तो आप इतने मर्मज्ञ हो चुकेंगे कि आपको ये रूपरेखा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मस्तिष्क में ही इतने इस तरीके की, मैं अभी इसके ऊपर लिख रहा हूं तो बस इसी पॉइंट के ऊपर लिखूं। लेकिन मैं फिर भी जो कॉम्पिटिशन में बच्चे हैं उनके लिए सजेस्ट करता हूं, आप अपने मार्जिन पे, जो साइड में मार्जिन दिए होते हैं, उसमें रूपरेखा अवश्य बना लें, क्योंकि आपके पास कटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। आप गलती तो कर ही नहीं सकते, वहां पर काट तो सकते ही नहीं। तो इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप मार्जिन का उपयोग करते हुए इस तरह से वो करें। आशा है आप लोग को निबंध समझ में आया होगा। अब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, निबंध लिखिए, और ये कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग फिर बताइएगा। मैं एक वीडियो फिर बना करके आप लोग के लिए फिर से समझाऊंगा। लेकिन आप लोग लिखिए और कोशिश करिए। धन्यवाद।